हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के आज हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेट्स गो। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन के यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, इनके कितने फॉर्म होते हैं और इनको बैलेंस कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया था। आज का हमारा टॉपिक है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट फैक्टर केमिकल रिएक्शन के होते हैं ना, और इनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। तो कुछ कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। पहला एग्जांपल के तौर पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर डिकम्पोजिशन, सिंगल डिकम्पोजिशन, डबल, रेडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन टाइप्स के रिएक्शंस हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले नंबर जैसे कि आया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, तो हम लोग पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या लिखा है? इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू एलिमेंट्स और वन कंपाउंड, टू कंपाउंड्स कंबाइन टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि दो एलिमेंट हो या एक एलिमेंट हो या एक कंपाउंड हो या दो कंपाउंड्स हो, सब कुछ आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2Cl2, क्या है? ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कंबाइन होकर HCl बना रहे हैं। एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाता है। फिर यहाँ देखिए CO प्लस O2, कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर भी कंपाउंड बनाता है। फिर यहाँ पे देखिए NH3HCl, दोनों मिलकर NH4Cl बनाते हैं, ठीक है। NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा है, इसलिए ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक। कॉम्बिनेशन में एक तरह समझिए कि कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना होता है और रिएक्शंस कंपाउंड एलिमेंट्स आपस में जुड़ते हैं। अगला नंबर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का। ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम डिकम्पोजिशन का मतलब होता है विघटन, तोड़ना, ठीक है, अपघटित करना, अपघटन करने के लिए हीट का इस्तेमाल, लाइट का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी के आधार पर इन्हें हम लोग अलग अलग नाम भी देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स अगर बनाए जाएँ, तो अगर हम हीट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, तो उसको थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन या थर्मोलिसिस कहते हैं। इसे हम लोग हिंदी में तापीय अपघटन कहते हैं। तापीय अपघटन, ठीक है। जिसमें रिएक्शन क्या होती है? ब्रेकडाउन, एलिमेंट ब्रेकडाउन तो होगा, लेकिन हीट करने पर। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका लाइट से। जैसे कि अगर लाइट से डिकम्पोजिशन होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस। अब देखिए, वहाँ पे हम लोग हीट कर रहे थे, यहाँ पे लाइट भी क्या करती है? कि एनर्जी का सोर्स होगा और रिएक्शन मतलब कंपाउंड्स को या एलिमेंट्स को क्या देगा? एनर्जी देगा। एनर्जी के कारण ये डिकम्पोज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, हीट होने पर ये क्या हो जा रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन गैस को भी इवोल्व कर रहा है, ठीक है। अगले नंबर पे आएगा आपका डिकम्पोजिशन विथ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन करेंगे, तब ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस में बैटरी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं, इस कारण यहाँ पर गैसेस, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और लिक्विड क्या था? वाटर था। वाटर के ब्रेकडाउन होने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकल रही है अलग अलग, ओके। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड सॉल्यूशन। यानी अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया और उसमें कोई दूसरा रिएक्टिव एलिमेंट मिलाते हैं, ठीक है। एक रिएक्टिव एलिमेंट मिलाएंगे
और सामने वाला एक लेस रिएक्टिव होगा। लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, ये हमें कैसे पता चलता है? इसकी एक टेबल होती है जो आप लोग को 11th में दी जाएगी, लेकिन अभी आपको कुछ रिएक्शंस के द्वारा ये समझ में आ जाएगा कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। ठीक इन्हीं के द्वारा ये कंपाउंड में से एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे, अपने स्थान को, उसके स्थान को एलिमेंट में से चेंज करेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग इसी के कुछ एग्जांपल पे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, जिंक सॉलिड के रूप में लिया गया है और कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है। रिएक्शन में क्या हो रहा है? जिंक कॉपर की जगह आ रहा है और कॉपर जिंक की जगह आ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। इसी तरह यहाँ देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का रिएक्शन कराया जा रहा है। इसमें कॉपर यहाँ पर आ रहा है और Ag अलग से निकल जा रहा है। ठीक है, कॉपर इस सॉल्यूशन में आ रहा है जिससे कॉपर नाइट्रेट बन रहा है और यहाँ पे सिल्वर अलग से निकल जा रहा है। ओके, अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक दूसरे के आयंस को क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। यानी ये समझिए कि पॉजिटिव वाला दूसरे वाले के नेगेटिव पार्ट से जुड़ जाएगा और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट से। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर देखिए तो यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और देखिए एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया जा रहा है। इसमें एल्युमिनियम क्या होगा? हाइड्रोक्साइड के साथ, और कैल्शियम क्या होगा? सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएंगे, यानी इंटरचेंज कर लेंगे एक दूसरे को। देखिए यहाँ एक रिएक्शन में भी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट। अब इसकी बैलेंसिंग आपको 9th में सिखाई गई होगी। जैसे कि हम लोग रिएक्शन को थोड़ा सा मैकेनिक समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये एनाइज होगा तो क्या होगा? Al3 प्लस SO4 2 माइनस। और इसी तरह कैल्शियम की बात करें तो Ca2 प्लस और OH माइनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्युमिनियम थ्राइस लग रहा है, यानी जब इसका और इसका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा? ठीक है, इसका और इसका जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा? AlOH टेकन थ्राइस। और इन दोनों का जब रिएक्शन करेंगे तो ये तो 2 माइनस ऑलरेडी रहेगा, इसका ये 2 कट जाएगा तो बन जाएगा हमारे लिए CaSO4। एलिमेंट तो ये बन गए। अब इनका हमें क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग हम लोग कैसे करते हैं? पेजेस हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। इन दोनों का बैलेंस कर देंगे, अपने आप रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? अवक्षय अभिक्रिया। यानी इस सभी रिएक्शंस में हमें कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलेगा। जैसे और प्रेसिपिटेट क्या होगा? इनसॉल्युबल यानी अघुलनशील, जो क्या होगा? पदार्थ में घुलेगा नहीं। लिखा है एन इनसॉल्युबल कंपाउंड कॉल्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेन सॉल्युबल साल्ट आर कंबाइन। दो सॉल्युबल साल्ट अगर हम कंबाइन करते हैं तो कोई हमें इनसॉल्युबल कंपाउंड मिलता है जो कि नीचे की ओर बैठ जाता है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं, अवक्षेप करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराया गया, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड प्राप्त होता है और इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है जो कि हमें सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठता हुआ मिल जाता है। और सॉल्यूशन में पोटेशियम नाइट्रेट भी रहेगा एक्वस फॉर्म में। ओके, ये सब आपको टाइप पढ़नी है। और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा रिएक्शन को लिबरेट करने की कोशिश की गई है। पोटेशियम आयोडाइड ब्रेक डाउन होगा और यहाँ से लेड और नाइट्रेट के मॉलिक्यूल लेट डाउन हो रहे हैं। फिर जब लेड और आयोडीन का कॉम्बिनेशन होता है तो ये नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है और यहाँ पर पोटेशियम और नाइट्रेट के मॉलिक्यूल्स ऊपर तैरते रहते हैं। ओके,
अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हमें थोड़ा बहुत अच्छे से सीखना है। रेडॉक्स और रिएक्शन का मतलब ये दो टाइप की रिएक्शंस होती है। रेडॉक्स का मतलब होगा रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, और ये दोनों रिएक्शन एक रिएक्शन में साइमल्टेनियसली काम करती हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ रहती हैं, बिना इनके कंबाइनेशन के रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जा सकती। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एक प्रोसेस होगा जिसे हमें पहले जानना होगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑक्सीजन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का वो लॉस करे या ऑक्सीजन को गेन करे। ठीक है, तो पहले पुराने अवधारणाओं के हिसाब से क्या परिभाषाएं बनती थी इसकी, कि या तो ऑक्सीजन का गेन किया जाए या हाइड्रोजन का लॉस किया जाए। अब इसी को क्या मॉडर्न केमिस्ट्री में अगर डिफिनीशन इसकी दी जाए तो लॉस इलेक्ट्रॉन बनाया गया। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसका ऑक्सीडेशन माना जाता है। ठीक है, और रिडक्शन में ठीक इसी का उल्टा होगा। क्या होगा, गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का कोई अगर एलिमेंट गेन करता है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। और पुरानी अवधारणाओं के हिसाब से जो पुरानी डिफिनीशन थी, ऑक्सीजन का लॉस करना या हाइड्रोजन का गेन करना। ठीक है, हाइड्रोजन गेन करने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना, हाइड्रोजन लॉस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करना। ओके, अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ए substance that oxidize another substance and self get reduced, यानी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये बहुत सोचने वाली बात है। खुद तो रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, और अगर रिड्यूसिंग की बात करें तो ये तो इस सब्सटेंस होगा दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। ठीक, यानी नाम अगर देखिए रिड्यूसिंग एजेंट और इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस बात का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोग याद करते हैं लेकिन भूलते बहुत हैं, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका कि खुद का रिडक्शन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे को रिडक्शन में हेल्प करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा। ओके, एग्जांपल्स में आते हैं। देखिए Fe सल्फेट आयरन का सॉलिड है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। जब रिएक्शन होती है तो फेरस सल्फेट और कॉपर हमें मिलता है। ठीक है, अगर देखिए तो रिएक्शन में Fe का क्या हो रहा है, जो कि सॉलिड था, दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस कर रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये काम कैसे कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। जो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करना। ठीक है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना। ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन, हाइड्रोजन गेन, यही चीज़ें यहाँ भी है। यानी अगर इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। अभी फ़िलहाल देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया है। ठीक, और इसने क्या किया है, गेन किया तो इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, शॉर्ट ट्रिक में जो मैंने बात की, अगर Fe की बात करिए तो एक तरह से समझिए जैसे हम लोग कोई रिएक्शन लिखते हैं तो चेंजेस का साइन लगाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन में लेफ्ट साइड आपको ऑक्सीजन ऐड करना होगा। ठीक, और रिडक्शन में उल्टा बोल दिया। अगर कोई रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में, तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में लिख रहा हूँ, ये रिडक्शन की रिएक्शन लिख रहा हूँ। रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड होगा। ठीक है, दो ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं।
ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऐड होगा। तो याद रखने के लिए रिडक्शन R से है, इसलिए इसमें राइट में नहीं लेफ्ट साइड इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाएगा। और ऑक्सीजन जब अगर इसमें लेफ्ट साइड जोड़ा जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऐड किए जाएंगे। ओके, ये आपको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है। और आप अगर कोई सिंपल रिएक्शन लिखी रहे इसमें पहचानना चाहें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो पहचान सकते हैं कैसे कि लेफ़्ट साइड अगर जुड़ा हुआ है तो रिडक्शन हो रहा है, और राइट साइड अगर जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नीचे आइए, सेम रिएक्शन इसी टाइप की। ठीक है, सेम रिएक्शन है, आप देखिए जिंक ऑक्साइड कार्बन की रिएक्शन हो रही है जिसमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में मिलती है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है इसलिए इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जिंक ऑक्सीजन ZnO ऑक्सीडेशन एजेंट का काम कर रहा है और इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक, इसमें दो डेफिनेशन आपने उल्टा पढ़ी, जिसका रिडक्शन होगा उसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग अलग टाइप की रिएक्शन, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व मतलब बाहर की हो जाती है। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, बहुत सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे दो रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, एल्युमिनियम फेरस ऑक्साइड का रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट को ज़रूरी होगा, रिक्वायर्ड होगा। हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट यहाँ पे हीट देने काम कर रहा है जिससे हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल रहा है। ये रिएक्शन आपने कहाँ देखी होगी, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ डिकम्पोजिशन मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। अधिकांश डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा था, अधिकांश कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक, अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर हमने। ठीक, कोरिजन और एसिडिटी। कोरिजन क्या चीज़ है, gradual deterioration of material, usually a metal, by the action of moisture, air and chemical in the surrounding environment। यानी ग्रेजुअल डिटोरेशन का मतलब होता है किसी मटेरियल का कण कण के रूप में, परतों के रूप में क्षय होना। ठीक है, कोरिजन का मतलब होता है संक्षारण और क्षय होना। उसके बाद किसी मटेरियल का, ज़्यादातर यूजुअली मेटल यानी मेटल का, बाय द एक्शन ऑफ, एक्शन कैसा होगा, मॉइस्चर का, मॉइस्चर के द्वारा, मॉइस्चर मतलब नमी, एयर हवा और केमिकल्स, यानी वातावरण में जो भी हमारे नमी है, हवा है और केमिकल्स हैं, इसकी वजह से अगर किसी मटेरियल का क्या हो रहा है, मटेरियल का क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कोरिजन कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख रहे होंगे, आयरन है, जैसा कि आप लोग आयरन में देखते हैं जंग लगती है। ठीक है, तो ये रस्ट जंग के अंदर है। कोरिजन ऑफ कॉपर, कॉपर का देखिए तो उसमें कॉपर में हरे रंग के जो हरे रंग का लग जाता है चमक, तांबे के लोटे वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, तांबे के लोटे वगैरह में हरे हरे रंग की एक परत जम जाती है जिसको आप लोग रगड़ के किसी खुरदरी सतह से रगड़ते हैं तो उस चमक से छूट जाती है और कॉपर में एक नई तरह की शाइन आती है। ठीक है, तो ये शाइनिंग, ये मॉइस्चर की वजह से ही, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। चांदी में भी आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में पहने जाने वाली पायल पे काले रंग की एक परत हो जाती है
जिसको अक्सर गोल्ड स्मिथ यानी सुनार लोग क्या करते हैं, साफ़ करने का काम करते हैं। समय समय पे इसको साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो कोरिजन का मतलब ये हुआ। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है? इट रिफर टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, यानी हमारे जो हम लोग तेल वगैरह यूज़ करते हैं घरों में, वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से कुछ फॉल यानी बहुत बैड स्मेल्स आने लगती है, बैड टेस्ट, उसके बनने वाले खाने भी बैड टेस्ट हो जाते हैं। रैंसिड फूड कॉज स्टमक इन्फेक्शन, जिसके कारण स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है। और इसको बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे पैकेजिंग विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ पैकेजिंग करनी चाहिए। ओके, रेफ्रिजरेशन, ठंडा रखना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट या प्रिजर्वेटिव मिला देना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसी चीज़ जिससे ऑक्सीजन की मात्रा को समाप्त किया जाए, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन प्राप्त होगी। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब घी वगैरह में पापड़ वगैरह अगर ठीक से नहीं सूखे होते, जैसे हम लोग के घर में होली में पापड़ बनते हैं, तो पापड़ में हम लोग तेल का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने ठीक से उसको क्या नहीं किया, अगर उसमें नमक वगैरह ठीक से नहीं मिला या उसको ठीक से नहीं सुखाए धूप में, तो वो रैंसिड हो जाता है। और रैंसिड के बाद उसमें से अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, जिसको दोबारा से हमें धूप वगैरह में दिखाना पड़ता है। तो हियर गाइस, मैंने इस टॉपिक को आज का कंप्लीट किया है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो इसी से आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं। और अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर से हर बार की तरह ये कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब